तो आप दूसरा एक अगला टॉपिक है नंबर, इसको हम पार्ट नंबर 6 कह सकते हैं, क्योंकि ये 5वां आपका टॉपिक था उदारवादी जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको मुख्य मुख्य बिंदु क्या बताए थे। क्या नाम कहते हैं, क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848, और यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान, और 1848 की उदारवादियों की क्रांति। तो उसके बाद जब जो है, तो अब मैं आगे आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वह है जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। मुख्य जो राष्ट्र थे जर्मनी और इटली के बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले में भी बताया था, थर्ड वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो जर्मनी में आपका बिस्मार्क और इटली का जूसेपे मेत्ज़नी, दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी और इटली का एकीकरण करने में अपना पूरा प्रयास किया। मतलब बिल्कुल एक बड़े क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। 48 के बाद जो है राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा, और राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने देखा 1848 में जो है रूढ़िवादियों ने जो है अक्सर जो है मतलब राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ हुई। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करती है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जो आपके जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। तो जर्मनी की जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनमें राष्ट्रीय भावना काफ़ी व्याप्त थी। तो उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कब? 1848 में। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी, क्योंकि जो राजशाही जो फौज थी तो उनने मिलकर जो है इस प्रकार का राष्ट्रीय निर्माण की जो प्रक्रिया को जो थी उसको क्या कर दिया, दबा दिया था। तो उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। तो उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन में प्रसा ने जो है इस राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। तो उसका प्रमुख मंत्री कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क, मुख्य बिस्मार्क था, इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उनने वहाँ पर जो है बिस्मार्क ने जो है प्रसा की सेना और जो नौकरशाही जो लोग थे उन लोगों की मदद की। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को क्या हुई, जीत हासिल हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, पूरी हो गई। तो इस प्रकार से जो है मतलब जर्मनी का जो है एकीकरण जो है 1871 में हो गया। मतलब जर्मनी जो है 1871 में क्या हो गया, उसका राष्ट्रीय एकीकरण हो गया था। तो इसमें उसको युद्ध किससे लड़ना पड़ा? 3 युद्ध उसको लड़ने पड़े, मतलब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध करके जो है जर्मनी अपने आप में क्या बन गया, 1871 में राष्ट्र बन गया। और फिर वर्साय के एक समारोह में जो है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या कर दिया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से जो है जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल पर हुई थी। और सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। और जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति को, प्रभुत्व को दर्शाता है। मतलब जर्मनी के मतलब इस बिस्मार्क द्वारा जो है जर्मनी जब साम्राज्य बना, जब राष्ट्र राज्य बना, तो उसकी शक्ति जो है काफ़ी आगे बढ़ी। और जब राष्ट्र कोई बनता है तो राष्ट्र पूरा जो भी देश के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सब राष्ट्र के नाम पर हो जाता है, वो सब सरकारी व्यवस्था हो जाती है, एक संवैधानिक व्यवस्था लागू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नया जो जर्मनी बना उसमें एक नई मुद्रा बनी, बैंकिंग, कानून, न्यायिक व्यवस्था, ये सब आधुनिकरण पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा जो नई मुद्रा प्रणाली, नया बैंकिंग सिस्टम और एक न्याय प्रक्रिया है, इस पर जोर दिया गया। और इस प्रकार की कार्रवाई से जो है जर्मनी जो है दुनिया के लिए क्या बन गया, एक मॉडल बन गया। तो इस प्रकार से जो है बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का जो एकीकरण किया था, तो वो किसने किया, बिस्मार्क ने किया, वही उसका जनक था। तो 1871 ईस्वी में जो है तो वह जर्मनी का जो है क्या नाम कहते हैं एक राष्ट्र राज्य बन गया। और खुद बिस्मार्क जो है जर्मनी का क्या बना, प्रधानमंत्री, उसको नियुक्त किया गया था। तो ये तो बात थी किसकी, जर्मनी की। अब उसी प्रकार मैं बात करता हूँ इटली की। दूसरा देश आपका मतलब जर्मन राष्ट्र राज्य तो ये बन गया था।
अब दूसरा, इटली कैसे राष्ट्र राज्य बना, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। मतलब जिस प्रकार से जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी प्रकार इटली भी जो अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो इसका मतलब ये आप समझिए कि वहाँ पर हैप्सबर्ग साम्राज्य वर्ग था। और 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। मतलब इटली में कितने राज्य थे, 7 राज्य थे। और जिसमें जो है एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैप्सबर्ग के अधीन था, और मध्य इलाके पर पोप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। तो इतालवी भाषा ने साझा रूप हासिल नहीं किया था, तो अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये इतने राज्यों में ये विभक्ति क्या था, विभक्त था। तो 1830 के दशक में जो है जोसेफे मेसनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो जो इटली के एकीकरण को बनाने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए जो मेसनी में ये जो विचार आया, ये कब आया था, इसकी जो रूपरेखा जो उसने तैयार की थी वो कब की थी, 1830 ईस्वी में। तो उसके लिए उसने सबसे पहले यंग इटली की स्थापना की। एक यंग इटली नामक एक गुप्त उसने क्या बनाई, एक संगठन बनाया। और 1831 से लेकर 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। और उस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रवृत्ति की संभावनाएं उत्पन्न करता था। तो उसका जो इटली के एकीकरण में जो प्रमुख जो लोग थे, उसका प्रमुख मंत्री कौन था, काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर आंदोलन चलाया। मतलब दूसरा व्यक्ति वहाँ पर मेसनी के बाद, जोसेफे मेसनी के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था, काबूर। तो काबूर ने जो है इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का क्या किया, नेतृत्व किया। और न तो ये वो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, पर वो उसके अंदर जितने भी आपके क्या नाम कहते हैं प्रदेश थे, उन प्रदेशों को उसने क्या किया, एकीकृत किया। मतलब वो वैसे क्रांतिकारी विचारधारा उसकी नहीं थी, समझ गए। और न वो ज़्यादा जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, पर लेकिन जो भी काम किया राष्ट्र के नाम पर, मतलब एकीकरण करने का उसने काम किया। और उसी प्रकार इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। और फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट के एक चतुर कूटनीतिक संधि के पीछे मतलब काबूर था। मतलब एक तरह से चाणक्य था, मतलब कूटनीतिक संधि और के लिए जो है माहिर था। तो उसके पीछे काबूर का ही हाथ था। और इसके अलावा जो है 1859 में जो है सार्डिनिया पिडमांट में जो है ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और इसके अलावा जोसेफे, दूसरा जो व्यक्ति था ये तो था आपका काबूर। अगला था गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी भी जो है एक स्वयंसेवक था। मतलब इटली के एकीकरण में कौन कौन से राष्ट्रभक्तों ने मतलब देश के लिए इटली का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया। तो एक व्यक्ति मैंने आपको बताया जोसेफे मेसनी, दूसरा काबूर, और तीसरा व्यक्ति है जोसेफे गैरिबाल्डी। तो इसने जो है सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। और 1860 में वो दक्षिणी इटली और 2 सेशनों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में क्या रहा, सफल रहा। तो इस प्रकार से जो है 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। मतलब 1861 में जो है इटली का जो है एकीकृत जो इटली का जो एकीकरण हुआ था उसको राजा घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी निरक्षर थे, उनकी काफ़ी निरक्षरता दर काफ़ी ऊँची थी। और इसके अलावा उदारवादी जो आपके राष्ट्रवादी थे वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे, तो वो राष्ट्रवाद को कम समझते थे। तो दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, तो उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की एक पत्नी थी, क्योंकि अज्ञानता थी, लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो इस प्रकार से जो है इटली का जो है क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो 2 राष्ट्र का एकीकरण हुआ। जर्मनी में एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया 1871 में। पूरे राष्ट्र छोटे छोटे प्रांतों को जोड़कर जर्मनी ने एक राष्ट्र बना दिया। इटली भी जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो उसको भी जोड़कर जो है इटली भी क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। तो जिसमें आपका गैरिबाल्डी, काबूर और जोसेफे मेसनी ने जो है ये काम किया। तो 1870 में जो है क्या नाम कहते हैं इटली एक क्या बन गया, उसका राष्ट्रीय एकीकरण हो गया था। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, तो ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन कैसे जो है राष्ट्र राज्य के रूप में
प्रस्तुत हुआ या राष्ट्र राज्य कैसे बना ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन मतलब राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श विद्वानों ने उसको एक ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जो है विद्वानों ने तर्क दिया। मतलब उनका मतलब ये था कि ब्रिटेन में कोई उथल पुथल हुए बिना, कोई क्रांति हुए बिना जो है ब्रिटेन में जो है एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसके बलबूते पर जो है विवेक और बुद्धि के बल पर जो है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन क्या बन गया, एक राष्ट्र बन गया। उसका क्या मतलब वो नतीजा क्या था, क्योंकि 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, क्योंकि ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जाति थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन कोई राष्ट्र नहीं था। मतलब वहाँ पर उस द्वीप में रहने वाले लोग कौन थे, अंग्रेज थे, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, समझ के जिसको हम स्कॉटलैंड कहते हैं, और आयरलैंड, आयरिश। तो ये मुख्य पहचान इनकी क्या थी, निर्जाति थी। मतलब इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक राजनीति क्या थी, परंपराएं थी, मतलब अपने अपनी इनकी संस्कृति ये थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत, सत्ता में वृद्धि हुई तो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव पड़ाने में क्या रहा, सफल हुआ। मतलब जैसे जैसे आंग्ल जो वहाँ पर राष्ट्र था, जो आंग्ल राष्ट्र की जैसे जैसे वो ताकत बढ़ी तो उन्होंने ही द्वीप समूह पर जो है राष्ट्र में अपना प्रभाव बनाने का क्या किया, प्रयास किया, और वो सफल भी हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली। यानी कि इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी, इंग्लैंड जो राष्ट्र राज्य बना वो कब हुआ, 1688 ईस्वी में। तो मतलब इनने जो है टकराव करके आपस में संघर्ष, मतलब ये मतलब वहाँ पर उन लोगों से संघर्ष करके जो है आंग्ल संसद ने जो है 1688 ईस्वी में राजतंत्र से क्या कर ली, ताकत छीन ली। और इस संसद के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र राज्य का क्या किया, निर्माण किया, और जिसका मुख्य केंद्र किसको बनाया, इंग्लैंड को। ठीक है। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो पहले क्या था ये, मतलब आज तो यूनाइटेड मतलब जो स्कॉटलैंड अलग देश है, समझ गए। तो यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ, 1707 में, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और इससे इंग्लैंड ने व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। मतलब इंग्लैंड का कब्जा जो है स्कॉटलैंड पर होता रहा। तो इसके बाद जो ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। जो ब्रितानी जो संसद बनी, ब्रिटेन की जो संसद बनी, उसमें ज़्यादा कौन थे, आंग्ल लोग थे, आंग्ल समुदाय के लोग थे। और ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ ये होता है कि स्कॉटलैंड के खास संस्कृति राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। अब स्कॉटलैंड पर भी कब्जा इन्हीं का था, तो उनकी जो परंपराएं होंगी, जो रीति रिवाज थी, वो सब अंग्रेजों ने दबाई। मतलब उन्होंने जो है, इंग्लैंड ने जो है इनकी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया। स्कॉटलैंड को मिलाकर तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना, पर स्कॉटलैंड का आंतरिक रूप से क्या किया, शोषण किया। तो स्कॉटिश हाइलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें जबरदस्ती उस आंदोलन को उनका सामना करना पड़ा। क्योंकि जब भी स्कॉटलैंड ने अपनी आज़ादी की मांग उठाई, अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की बात उठाई, तो उसको दबाने का प्रयास किया। तो हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। मतलब स्कॉटिश जो हाईलैंड्स के लोग थे उनको अपनी राष्ट्रीय पोशाक या अपने जो राष्ट्र के नाम पर जो उनकी संस्कृति थी, तो वो पर भी उन्होंने उस पर प्रहार किया, उसको मतलब पहनने से मना किया, उनको मनाही की गई। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो अपना वतन छोड़कर मतलब उनको मजबूर होना पड़ा। तो आयरलैंड तो इस प्रकार से जो है ये जो है 1688 ईस्वी में मतलब इंग्लैंड क्या बना, राष्ट्र राज्य बना। उसी प्रकार आयरलैंड का भी कुछ ऐसे ही हिस्सा था, क्योंकि आयरलैंड जो है दो धर्मों में बटा हुआ था। एक थे आपके कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपके दो धार्मिक गुटों में गहराई मतलब दो संप्रदाय थे, दो गुटों में बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिकों के देश पर प्रभाव बनाने में सहायता की। मतलब अंग्रेजों ने जो है आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को जो है बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बनाने में सहायता की। मतलब ज़्यादा संख्या में कौन थे, कैथोलिक थे। तो यानी कि उनको जो है प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर अपना प्रभाव बनाने में सहायता की। तो इसमें हम बाद में बात करेंगे। मतलब ये प्रोटेस्टेंट धर्म जिसमें मार्टिन लूथर, किसके बारे में बताएंगे आगे। मार्टिन लूथर ने जो है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की थी। तो कैथोलिक धर्म अपने आप में, कैथोलिक जो लोग थे वो एक प्रकार के रूढ़िवादी थी,
तो मतलब ये जो धर्म और उसके नाम पे जो रूढ़िवादी विचार, जो कैथोलिक चर्च के नाम पर जो गलत कुरीतियाँ जो थी, वो सब उसने जो है उजागर किसने किया? मार्टिन लूथर ने किया। तो ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको मार्टिन लूथर के बारे में। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो है क्या नाम कहते हैं, बहुत अच्छा उसमें उसने लेख लिखे थे, बहुत विचारक था। उसने कहा था कि अगर मुद्रण संस्कृति का जब विकास नहीं हुआ होता तो हम चर्च की कैथोलिक की जो कुरीतियाँ थी उसको हम जनता के बीच उजागर नहीं कर पाते। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे के चैप्टर में हम करेंगे। उसका मुख्य जो प्रोटेस्टेंट का जो मुख्य आपका जो नेता था वो कौन था? मार्टिन लूथर। तो इस प्रकार से जो है ब्रितानी प्रभाव से विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। और वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन की अगुवाई में एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक क्या नाम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। मतलब आयरलैंड को भी जो है, स्कॉटलैंड को भी और आयरलैंड को भी जो है, ये सब यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के क्या बन गए? हिस्से बन गए। और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो जिस पर ब्रितानी जो राष्ट्र बना, जिस पर आपका आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार था। मतलब कुल मिलाकर वहाँ पर जो नया ब्रितानी जो राष्ट्र बना, तो उसमें आपका क्या था? आंग्ल संस्कृति। और ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह थे, जैसे ब्रितानी झंडा है, और जिसको हम क्या कहते हैं यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए, मतलब मातहत के रूप में ही रह पाई। तो कुल मिलाकर जब इस प्रकार से जो है ब्रितानी जब ये राष्ट्र राज्य बना, तो उनका उन्होंने अपने यूनियन जैक झंडा बनाया और उसको राष्ट्रीय गान भी बनाया। एक राष्ट्रीय गान जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, उसी प्रकार गॉड सेव आवर नोबल किंग उनको राष्ट्रीय गान के रूप में बड़ा खूब बढ़ावा मिला। तो ये सब राष्ट्र के नाम पर, मतलब राष्ट्रीय, मतलब ये होता है राष्ट्र का एकीकरण। तो राष्ट्र का एकीकरण का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको हम राष्ट्र के नाम पर क्या करेंगे? लोगों में राष्ट्रीय भावना विकास करके राष्ट्र के नाम पर हम उनको क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो चाहे वो आपका झंडा है, चाहे भाषा है, चाहे बोली है, चाहे क्या नाम कहते हैं संगीत है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये इस प्रकार से जो है ये मुख्यतः हमने इन देशों के बारे में, मैंने ये 3 देश आपको बताया यहाँ पर, ब्रिटेन, जर्मनी और इंग्लैंड का किस प्रकार से एकीकरण हुआ, कैसे ये राष्ट्र राज्य बने। तो आज के चैप्टर में इतना ही है। ये तो आपके 5 मतलब ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। तो आगे का जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो संभवतः आपको ये समझ में आया होगा, आप फिर दोबारा देखिए, सेटिंग से समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें इटली का एकीकरण मुख्य है। इटली के एकीकरण में मुख्य किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें गैरिबाल्डी, कापुर और गैरिबाल्डी। तो उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में टिप्पणी लिखिए। और ये जो है इस प्रकार से जो है हमारे ये संभवतः लगभग मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इतिहास में ये इतिहास का बहुत काफ़ी लंबे चैप्टर हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में समझाने से आपके चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर से मुख्यतः आपके जो मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया वो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। तो एक तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताया था मैंने, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान, मतलब यूनानी संस्कृति। और उसके बाद 1848 की उदारवादी क्रांति कैसे हुई, क्या हुई, उदारवादी कौन थे, इसके बारे में जानिए। और जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ ये आप समझिए। क्या नाम कहते हैं 1800 की उसमें कब हुआ था जर्मनी का, आपका इटली का 1870 में, और उसका भी जो है जर्मनी का जो है 1871 में। तो ये राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। और ब्रिटेन की दास्तान, ब्रिटेन कैसे एक राष्ट्र राज्य बना। तो ये सब 3 देशों का मैंने राष्ट्रीय एकीकरण, ये राष्ट्र कैसे बने, इसके बारे में आपको बता दिया। क्योंकि ग्रेट ऑफ द ब्रिटेन जो था वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड को मिलाकर जो है वो सब ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहे। और ब्रिटेन के नाम पर जो है, राष्ट्र के नाम पर ही जो है सारी चीज़ें वहाँ पर लागू की गई। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। तो इसको दोबारा आप अपनी किताब को पढ़िए। और बाकी आप लोग सब अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई का जो है विधिवत अपना कार्यक्रम को उसको सुचारू रूप से आप लागू करते रहिए। और रिटर्न वर्क साफ़ सुथरा होना चाहिए। बाद में जब स्कूल खुलेगा आप स्कूल खुल जाएंगे। और एक संदेश में आपके माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हाई स्कूल बोर्ड की जो परीक्षाएं, जो आपकी क्या नाम कहते हैं गणित की जो परीक्षा होनी थी, वो शायद आपका लॉकडाउन के बाद, यानी कि 7 तक आपका लॉकडाउन है। और 26-27 तारीख से 27 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे हाई स्कूल बोर्ड के जो बच्चे 10 की परीक्षा दे रहे थे, उनको भी आप मैसेज कर दें, उनको भी बता दें कि आपकी परीक्षा जो है 27 मई के बाद कभी भी हो सकती है। तो 17 से 10 दिन का समय, मतलब 27 तक, 27 के बाद जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।